नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेटरनरी हेड कांस्टेबल जो बीएसएफ का एग्जाम होने वाला है 14 नवंबर को, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स वाले जो पार्ट है या फिर कह सकते हैं और अन्य जो सब्जेक्ट थे, गायनोकोलॉजी का हमने जिक्र किया था, इन सभी को छोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो पहले वाले वीडियो के अंदर नहीं आए थे और इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण होने, यानी कि सारे सब्जेक्ट का एक जो निचोड़ होता है वो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बच गए थे, यानी कोई मान लीजिए कोई एक टॉपिक करवा रहे थे उत्सर्जन, तो उत्सर्जन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया जो हॉर्स, डॉग और केमल से संबंधित था, वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सब सब्जेक्ट को यहाँ पे कॉमन रूप से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राउड फ्लैश। एक होता है प्राउड फ्लैश। प्राउड फ्लैश क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राउड फ्लैश की। प्राउड फ्लैश, प्राउड फ्लैश क्या होता है? देखिए दोस्तों, घोड़ा होता है यानी हॉर्स। हॉर्स के किसी भी स्थान पे, यानी मान लीजिए स्किन के ऊपर कहीं पे भी लग गई, मान लीजिए लग गई यानी घाव हो गया। क्या हो गया? घाव यानी वुंड, वुंड्स यानी घाव हो गए। घाव के ऊपर जैसे ही नई चमड़ी आती है, यानी नई स्किन यानी न्यू स्किन, त्वचा यानी नई त्वचा आने वाली जो कंडीशन होती है या जो सिचुएशन होती है या जो नई त्वचा आती है, उस त्वचा को क्या कहते हैं? प्राउड फ्लैश के नाम से जाना जाता है। यानी प्राउड फ्लैश क्या हो गया? हॉर्स के अंदर घाव होता है, घाव के ऊपर नई जो त्वचा आती है, न्यू जो लेयर बनती है यानी न्यू स्किन आती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राउड फ्लैश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते रहना। अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर है या रफ कॉपी है तो उसके अंदर लिखते जाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रेट एक होता है नाइट्राइटिस। नाइट्राइटिस एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइटिस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम खाना खाते हैं, यानी किसी भी पशु को खाना या भोजन चारा जो भी है वो खिलाते हैं, यानी खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाद्य पदार्थ खिलाते हैं। ठीक है, तो उस खाद्य पदार्थ के अंदर क्या होता है? नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट होता है और वो नाइट्रेट क्या करता है? खाद्य पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, यानी क्यूनन होता है इसका, यानी पेट के अंदर चला जाता है। कहां पे चला जाता है? पेट के अंदर। पेट में जाने के बाद में इसका होता है क्यूनन। क्यूनन क्यूनन का मतलब वो खाना पचता है, पचने की जो प्रक्रिया है, उस पाचन के दौरान एक अन्य जो तत्व है वो बनता है, उसका नाम होता है नाइट्राइटिस, यानी नाइट्राइटिस। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये हानिकारक कम होता है, ये हानिकारक ज्यादा हो, यानी विषैला पदार्थ। विषैला पदार्थ, विषैला जो पदार्थ है वो बनता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, किसी भी पशु को खिलाते हैं, उसके बाद में उस खाने के अंदर नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट के माध्यम से वो पेट में जाता है, नाइट्रेट यानी भोजन के माध्यम से नाइट्रेट पेट के अंदर जाता है, वहां पे उसका क्यूनन होता है। क्यूनन होने के बाद में नाइट्रेट से नाइट्राइटिस बनता है। नाइट्रेट से क्या बनता है? नाइट्राइटिस बनता है। और ये जो नाइट्राइटिस है इसके अंदर विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, यानी विषैला तत्व के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम कुछ ऐसे पौधों की बात कर लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है? विषैलापन उत्पन्न होता है, यानी टॉक्सिक जो पौधे होते हैं या फिर कौन से पौधे ऐसे हैं जिनके खाने से, पत्तियां, बीज इनके खाने से उसमें टॉक्सिक उत्पन्न होता है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है राइसिन। राइसिन आपने सुना होगा कि राइसिन है वो अरंडी के बीज में पाया जाता है। किसके बीज में पाया जाता है? अरंडी के बीज में, यानी अरंडी के बीज। यानी अगर कोई भी पशु है या कोई भी जानवर है, मान लीजिए खेतों के अंदर चला गया और अरंडी का बीज खा लिया या अरंडी का जो पौधा लगा हुआ है उसके बीज खा लिए, तो कौन से विषाक्तता पैदा करेगा? वो राइसिन नाम के एक विषाक्तता या टॉक्सिक है वो पैदा कर देगा, यानी अरंडी के पौधे में क्या होता है? राइसिन होता है। उसके बाद में एक बात कर लेते हैं गोसिपोल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोसिपोल होता है वो किसके अंदर होता है? कपास के बीज के अंदर। कपास या कपास के बीज में, कपास आप जानते हो, कपास के बीज में, या कह सकते हैं कपास के पौधे में।
क्या होता है गोसिपोल। अगर मान लीजिए कोई भी पशु कपास के बीज खा लेता है या कपास के जो भी पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, उनको खा लेता है तो कौन सा विषाक्तता पैदा करता है, उसके जो बॉडी है, बॉडी पार्ट में गोसिपोल नाम का एक विषाक्त जो तत्व पैदा कर देता है और उसकी वजह से पशु की मौत होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी किस प्रकार का, कपास के बीज खाएंगे या पौधे खाएंगे तो गोसिपोल नाम का एक टॉक्सिक पैदा होगा। इसके साथ साथ अरंडी के बीज खाएंगे या अरंडी के जो पत्ते हैं वो खाएंगे तो क्या किस प्रकार का, कौन सा यहाँ पे विषाक्तता पैदा करने वाला है, राइसिन। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हायोसिन्स। हायोसिन्स होता है जो क्या, कहां पे, धतूरे में। हायोसिन्स, हायोसिन कहां पे, किससे उत्पन्न होता है, धतूरे से, धतूरे के पौधे से। धतूरे के पौधे से कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं धतूरे के बीज से। धतूरे का बीज होता है इस प्रकार का, जो कोरोना वायरस वाला जो था ना, इस प्रकार का होता है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, इस प्रकार का होता है। कोरोना वायरस वाला जो सिंबल था, इसी प्रकार का धतूरे का एक बीज का जो इतना बड़ा होता है, उसके अंदर 15 से 20 बीज निकलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, यानी पूरी गांठ होती है, उसके अंदर छोटे छोटे एक फली टाइप में, और उसके अंदर जो बीज निकलते हैं वो किसकी वजह से होता है, धतूरे के अंदर हायोसिन्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक होता है अच्सियन। अच्सियन, अच्सियन किसकी वजह से होता है, कच्ची ज्वार खाने से अच्सियन हो जाता है, यानी कच्ची ज्वार खाने से, ठीक है। अच्सियन का जो अच्सियन जो एक टॉक्सिक पदार्थ होता है वो किसकी वजह से होता है, कच्ची ज्वार अगर कोई भी पशु खा लेता है या कोई भी मनुष्य खा लेता है, उसके अंदर जो जहरीला पदार्थ उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है, अच्सियन की वजह, यानी कच्ची ज्वार की वजह से अच्सियन उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेट यानी ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट क्या होते हैं, ऐसे पौधे, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट। देखिए दोस्तों, ऑक्सीलेट क्या होते हैं, वे फसल या पौधे जिनके अंदर ऑक्सीलेट तत्व पाए जाते हैं, यानी वे फसल या पौधे या सब्जी जिनके अंदर ऑक्सीलेट पदार्थ पाए जाते हैं वो ऑक्सीलेट पौधे कहलाते हैं, और उसी के कारण ऑक्सीलेट जो टॉक्सिक है वो उत्पन्न होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पालक का जो पौधा है, पालक जिससे हम सब्जी बनाते हैं, पालक का जो पौधा है उसके अंदर ऑक्सीलेट होता है। अगर पालक के पौधे को ज्यादा लंबे टाइम तक अगर उसका सेवन कर लिया जाता है या फिर आवश्यकता से अधिक उसका सेवन कर लिया जाता है तो कौन से प्रकार का टॉक्सिल हो जाएगा, ऑक्सीलेट नामक एक टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी उसकी वजह से शरीर में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न जरूर होती है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अभी, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक अवरोही और एक आरोही। एक अवरोही और एक आरोही पारगम्य, या कह सकते हैं अवरोही या आरोही भुजाई। अवरोही भुजा एक होता है आरोही भुजा, ये दो चीजें होती है। देखिए दोस्तों, अवरोही जो भुजा है उसके अंदर जल का जो पारगम्यता हो जाता है, यानी जल का पारगम्य, और जो आरोही भुजा है उसके अंदर लवण, लवण का पारगम्य। अब मैं आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अवरोही, अवरोही में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। देखिए दोस्तों, याद रखने का जो एक कॉन्सेंट्रेट देखिए, यहाँ पे आप लोग अवरोही के अंदर कितने हैं, 3 है, तो लवण के अंदर कितने हैं, 3 शब्द है। तो आप लोग को याद रखना है, अगर आरोही भुजा आ जाए उसके सामने अगर कोई भी ऑप्शन होता है उसके अंदर लवण होता है, खनिज लवण हो सकता है, लवण हो सकता है, तो वो ही आपको टिक करना है। यानी आरोही भुजा के अंदर क्या होता है, अवरोही जो लवण है उसका पारगम्य होता है। बाकी देखिए, अवरोही के अंदर 4 है, तो यहाँ पे जल के अंदर 2 है, तो आप लोग देख सकते हो कि इनका जो टोटल है वो कितना है, यहाँ पे 4 हो गए और इनका 2 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6। और यहाँ पे जो शब्दों का योग है वो भी 6 हो रहा है, 3 + 3 यानी 6 हो रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये तो समझाने के लिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, लवण का पारगम्य और जल का पारगम्य। मान लीजिए आपके पास 2 पात्र है या 2 कोई भी पात्र है किसी भी प्रकार का, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो अवरोही भुजा है, अवरोही भुजा को यहाँ पे लगा दिया, ये अवरोही भुजा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अवरोही भुजा है, ये अवरोही भुजा मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ अवरोही भुजा लगा दी, उसके बाद में इस पात्र के अंदर यहाँ पे जल डाल दिया। क्या है, यहाँ पे जल भर दिया। क्या भर दिया, जल भर दिया, यहाँ पे जल भर दिया, जल है। अब जल को क्या करना है, अधिक दाब से या जो कम दाब है उसकी तरफ जाना है। यहाँ पे चला गया, इस तरफ चला गया,
ठीक है। अगर जल डाला तो इस तरफ चला गया, यानी जल छन के यहाँ पे आ गया, यानी एक छलनी का काम करता है। ठीक है। अब दूसरा पात्र लेते हैं, उस पात्र के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आरोही भुजा है वो लगा दी, आरोही भुजा वो लगा दी। अब देखिए इसके अंदर जल लगाते हैं तो जल डालते हैं तो ये जल इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जल सकता, क्योंकि जो आरोही भुजा है वो लवण का पारगम्य करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या छन्ने का जो काम करते हैं वो करती है। और आरोही भुजा है यानी अवरोही जो भुजा है वो जल का पारगम्य करती है। तो ये अगर आरोही भुजा आ जाएगी तो लवण को ही इधर जाने देगी, और जो अवरोही भुजा है वो क्या करेगी, जल को ही इधर जाने देगी, लवण को नहीं जाने देगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक रेनिन नाम का क्या होता है, रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, रेनिन, रेनिन, रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, एंजाइम। ये जो एंजाइम है, यह कह सकते हैं रेनिन है, वो बच्चों के अंदर पाया जाता है, यानी बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। अब बच्चों में क्या काम करता है, देखिए दोस्तों, बच्चों में पाया जाता है तो बच्चों में काम क्या करेगा। अब बच्चे होंगे तो वो खाना पीना तो कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन करेंगे क्या, दूध पिएंगे। तो दूध का जो पाचन करने का काम है वो कौन करेगा, दूध का पाचन, दूध का जो पाचन है वो कौन करता है, बच्चों के अंदर रेनिन नाम का एक एंजाइम वो करता है। ये जो है रेनिन, ये जो मनुष्य है या वयस्क है, वयस्क, वयस्क है, उसके अंदर अनुपस्थित होता है, यानी अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में भी आ रही है, क्लास भी अच्छी लग रही है। जो प्यार आपने पहले वाले वीडियो के अंदर दिया था वही प्यार इसी वीडियो के अंदर देना, इससे ज्यादा देना। ठीक है। ताकि मैं आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है या फिर जो वीडियो है हमारे, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो भी मैं ये सोचूं कि आपके लिए ही तो कर रहा हूं, अपने खुद के परिवार के लिए ही तो कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त लाइक करें, और जो लाइक का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि और सब्सक्राइब का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्य कोचिंगों से अलग हम यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं बेस्ट है। ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और रेनिन जो एंजाइम है वो बच्चों के अंदर पाया जाता है और दूध का पाचन करता है, लेकिन वयस्क के अंदर क्या है, ये अनुपस्थित होता है, क्योंकि दूध वयस्क के अंदर जो अन्य जो ग्रंथियां या एंजाइम है वो क्या करते हैं, इसका पाचन कर लेते हैं, इसलिए ये भोजन करने लग जाते हैं वैसे। इसकी वजह से रेनिन की इतनी उपयोगिता नहीं रहती है, अन्य कामों में लग जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, रेनिन है जो बच्चों के अंदर पाया जाता है और दूध का पाचन करता है, चाहे वो मनुष्य की बात करें या जानवरों की बात करें। ठीक है। एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी दोनों में ये कॉमन होता है। ठीक है। वयस्क के अनुपस्थित होता है, वयस्क के अंदर रेनिन नाम का जो एंजाइम है। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, डीबेकिंग होता है एक, डीबेकिंग, डीबेकिंग, बेकिंग। ठीक है। ये डीबेकिंग क्या होता है, ये एक डीबेकिंग होता है, एक डीबडिंग होता है, डीबडिंग, डीबडिंग होता है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, डी बेकिंग और डी बडिंग। बडिंग होता है सींग को रोकना, सींग को आगे बढ़ने से रोकना, डी बडिंग, डी बडिंग करना, यानी सींग को काटना, सींग को काटना नहीं, या काटना शब्द यूज नहीं करेंगे, या कह सकते हैं काटना, सींग को काटना। यहां पे हो गया चोंच को काटना, चोंच को काटना। अब देखिए चोंच किसकी होती है, पक्षियों की, पक्षियों की। ठीक है। पक्षियों की चोंच को काटना, यहां पे सींग को काटना यानी जानवरों में, जानवरों। अब देखिए दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। देखिए डीबकिंग यानी चोंच को काटना है, किसकी चोंच को काटेंगे, पक्षियों की चोंच होती है तो चोंच को, उनकी चोंच को काटेंगे। डीबडिंग होती है सींग को काटना, यानी सींग किसके होते हैं, जानवरों के होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि डीबडिंग किसके अंदर होता है, तो जानवर, पक्षी अगर वगैरह जो भी ऑप्शन आ जाए, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जानवर करना है। डीबकिंग है वो किसके अंदर होता है, पक्षियों के अंदर। ऑप्शन वहां पे जानवर भी आ सकता है, अन्य भी कोई आ सकता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए डीबकिंग है वो कितने टाइम के बाद में कर सकते हैं, यानी पक्षी जब भी जन्म लेता है, यानी बाहर आता है, इस प्रकृति के सामने आता है, तो वहां पे पहले दिन ही यानी प्रथम दिन ही उसकी चोंच को काट दिया जाता है। प्रथम दिन यानी प्रथम दिन इसकी चोंच को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, चोंच काटते हैं, यानी प्रथम दिन, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या करते हैं, फर्स्ट डे उसकी चोंच को काट दिया जाता है। लेकिन जो सींग को काटने का जो
प्रक्रिया है वो कितने दिन बाद में होती है। अगर जन्म के बाद में, यानी बछड़े का या बछड़ी है जो भी उसका जन्म होता है, उस जन्म के बाद में कितने दिन के बाद में डीबडिंग करते हैं, तो वो होती है 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन के बीच में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर दिन आ जाए तो 10 दिन से पहले, 10 दिन से पहले क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, अगर सींग को काटना यानी जानवर के अंदर होता है और अगर एक पर्टिकुलर दिन नहीं आता है और टाइम पीरियड पूछता है, तो 8 से 10 दिन के बीच में जो भी ऑप्शन आते हैं आपके वो राइट होंगे। अगर 10 दिन से पहले वाला जो ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है तो ये सबसे राइट होगा, ठीक है। ये सबसे पॉपुलर है कि 10 दिन से पहले पहले इसका डीबडिंग करते हैं। और डीबकिंग बात करें तो चोंच को काटते हैं और पक्षियों में एक दिन यानी फर्स्ट डे, उसी दिन जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उसको काट दिया जाता है। अब देखिए डीबकिंग है, उसको करने के दो तरीके, एक तो केमिकल्स और एक होता है रासायनिक। यानी एक तो रासायनिक तरीका होगा, एक इलेक्ट्रिकल तरीका या फिजिकल तरीका होगा। अब फिजिकल तरीके की बात करते हैं, यानी जो बाहरी वातावरण से या फिर बाहरी कोई चीजों से या उसको रोका जा सकता है, तो वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक छड़, इलेक्ट्रॉनिक छड़ या कह सकते हैं राड, ठीक है। इनकी वजह से यानी जो फिजिकल तरीका है वो है इलेक्ट्रिकल छड़, यानी छड़ को गर्म करते हैं, उसको 100 टेम्परेचर या उससे ज्यादा यानी 1000 टेम्परेचर भी कर सकते हैं, यानी 100 से ऊपर उसको टेम्परेचर करते हैं। उसके बाद में क्या, जहां पे ये कलिका मान लीजिए ये सींग निकल रहा है, मान लीजिए ये सींग निकल रहा है यहाँ से, वो तो उसी दिन वहां पे लगा देते हैं ताकि वो सींग की जो सेल्स है, टिश्यू है, वो जल जाते हैं और जल के आगे जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है और सींग उसके नहीं आते, उस जानवर के सींग नहीं आते। एक तो ये एक तरीका होगा। एक होता है एक ठंडा यानी कोल्ड तरीका, कोल्ड यानी केमिकल तरीका होता है। केमिकल तरीके के अंदर 3 जो रसायन है मुख्य रूप से काम में ले जाता है। एक होता है केओच यानी रासायनिक तरीका, इसके अंदर रासायनिक तरीका कौन कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक केओएच होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक तीसरा जो होता है वो होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ये 3 तत्व हैं। देखिए दोस्तों, एक हो गया KOH NaOH AgNO3, ठीक है। ये 3 जो तत्व है वो रासायनिक रूप में इसका जो डीबगिंग है वो करने में काम लेते हैं। और जो इसको कौन सा तरीका कहते हैं, कोल्ड तरीका यानी ठंडा तरीका भी कहा जाता है, और इसको गर्म तरीका या हॉट तरीका भी कहा जाता है, ठीक है। हॉट मेथड और कोल्ड मेथड, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टेल एम्पुटेशन यानी पूंछ को काटना। पूंछ को काटने के कई तरीके हो सकते हैं और क्यों काटते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथेंटिक जो जानकारी आप लोग को मिल रही है वो शायद मेरे को नहीं लग रहा है या आपको भी नहीं लग रहा है कि किसी भी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इतनी जो जानकारी है वो दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के ऊपर और आनंद लेते रहे इसी प्रकार, ऐसे ही क्लासों की सभी सब्जेक्ट होगी। अगर आपने हमारी PDF को नहीं परचेज किया है या LSA की तैयारी कर रहे हो आप या पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो, तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग जो बुक है उसको भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि दोस्तों जितने भी अभी जो पिछले दिनों में हमारे बुक को परचेज किया गया उन सभी का जो पॉजिटिव थिंक किया है या पॉजिटिव कमेंट आए हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आप लोग जिस प्रकार से YouTube चैनल को देख रहे हो या वीडियोस को देख रहे हो उसके अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जो PDF है उसमें कितना मैटर दिया हुआ है और कितना सटीक मैटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक परचेज कीजिए, एक बुक को परचेज कीजिए, उसके बाद में आपको भी पता चल जाएगा। अलग अलग बुक बनाई हुई है यहाँ पे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टेल एम्पुटेशन। टेल एम्पुटेशन मतलब टेल एम्पुटेशन का मतलब होता है पूंछ काटना, पूंछ को काटना। देखिए दोस्तों, पूंछ को काटने के कई तरीके हो सकते हैं और क्यों काटते हैं उसके कारण भी कई हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारण। कारण कौन कौन से हो सकते हैं, फास्टली पढ़ा रहा हूं दोस्तों तो थोड़ा सा स्लो स्पीड में भी आप देख सकते हो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो उसको ज्यादा भी कर सकते हो। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी करके आप लोग उसको देखना वीडियो को, ताकि आप लोग को क्लियरिटी वो साफ आ जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे लग रहा है। टेल गैंग्रीन यानी पहला जो कारण है वो होता है टेल गैंग्रीन। टेल गैंग्रीन टेल यानी पूंछ को गैंग्रीन होना, इसकी वजह से भी टेल को क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। सेकंड जो कारण होता है वो होता है फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर के कारण भी क्या किया जा सकता है, टेल को काटा जा सकता है। अगर मान लीजिए कहीं से ऐसी जगह से फ्रैक्चर हो गया जहां से वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ है और उसके ऊपर घाव वो है वो भर नहीं रहा है, या फिर उसके ऊपर स्किन है उसका जो लेप है वो नहीं आ रहा है, या जो उसमें अगर सुचरिंग करनी है फ्रैक्चर में तो सुचरिंग नहीं हो रही है, इसलिए उसको क्या किया जा सकता है, टेल को काटना पड़ सकता है। ठीक है, सेकंड कारण ये हो गया सुचरिंग, सॉरी फ्रैक्चर हो सकता है। तीसरा जो है वो है ट्यूमर। ट्यूमर जो कारण है, ट्यूमर की वजह से भी इसको काटा जा सकता है। ट्यूमर हो गई, मान लीजिए गांठ हो गई कहीं पे टेल के अंदर, उसको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गांठ सही नहीं होती है या किसी वर्टिब्रा के जो वर्टिब्रा है उसके जॉइंट के बीच में हो गई गांठ तो क्या करना पड़ता है, टेल कंप्यूटेशन यानी टेल को काटना ही पड़ता है। ठीक है, और कोई समाधान नहीं होता है। उसके बाद में हम बात कर ले क्रोनिक वुंड। क्रोनिक वुंड यानी घाव, लंबे समय से चलता आ रहा घाव, लंबे समय से चलता आ रहा घाव। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। क्रोनिक जो वुंड है या लंबे समय से घाव चल रहा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा समय से घाव चल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ठीक नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूंछ को ही हटाना पड़ेगा ताकि नई सुचरिंग करके, नई जगह सुचरिंग करके और उसको पूंछ को सही तरीके से काम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये पूंछ को काटते हैं, पूंछ को काटने के जो कारण है वो ये हो गए कि टेल गैंग्रीन हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, ट्यूमर यानी गांठ हो सकती है, क्रोनिक वुंड है यानी लंबे समय से चला आ रहा घाव हो सकता है या घाव हो सकता है। ठीक है, ये इनके कारण हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। बात करें तो ट्रीटमेंट देखिए दोस्तों, दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है जो लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं, यानी एनेस्थीसिया लगाते हैं, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट अलग होता है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग जानवरों के एंटीबायोटिक आप लोगों को पता है, एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक आपको पता है, एनाल्जेसिक तो लगाएंगे ही लगाएंगे, एंटीबायोटिक लगाएंगे ताकि संक्रमण ज्यादा नहीं हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट होता है कि एनेस्थीसिया यानी जो निश्चेतक दवा है वो कितनी देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, और अगर पूंछ को काटते हैं तो कहां पे एनेस्थीसिया लगाएं, ताकि पूरी बॉडी को सुन करना है या एक पर्टिकुलर स्थान को सुन करना है, यानी निश्चित करना है या एनेस्थेटिक करना है, तो वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, मजे वाला वीडियो होने वाला है, यानी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ते रहे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। टेल एम्पुटेशन के लिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाता है। एक होता है जनरल एनेस्थेटिक और एक होता है लोकल एनेस्थेटिक। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, एक जनरल होता है, जनरल, और एक होता है लोकल। अब देखिए जनरल क्या होता है, लोकल क्या होता है, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जनरल का मतलब होता है पूरे बॉडी में, जनरल यानी पूरे जनरल, यहाँ कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। जैसे आपने ट्रेन के डब्बे देखे होंगे, दो डब्बे होते हैं, उसके अंदर कोई भी कहीं पे किसी भी सीट में बैठ सकता है, यानी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पूरी शरीर में यानी पूरे डिब्बे में उसका वो होता है, वर्चस्व होता है, कहीं पे किसी भी सीट में जहां पे भी सीट मिलती है वहां पे जाके बैठ सकता है। ये हो गया जनरल। ठीक है, लोकल का मतलब हो गया अगर आपने रिजर्वेशन करवा रखी है वहां पे जाके बैठोगे आप। जैसे मान लीजिए स्लीपर सीट है और आपका स्लीपर पूरा डब्बा है, लेकिन आपकी जो सीट स्थायी कर दी वहां पे ही आपको बैठना पड़ेगा, ये हो गया लोकल। एक प्रकार से इस प्रकार से भी देख सकते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए आपका एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव है, तो आप कहां के बोलोगे कि उस तहसील का लोकल हूं मैं, या उस डिस्ट्रिक्ट का लोकल हूं। अगर आप संभाग पे जाओगे तो कहां के लोकल हो, नहीं हो, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो यहां का लोकल हूं। ये आपने समझ रहे हो ना कि लोकल का मतलब है छोटा स्थान। देखिए दोस्तों, ये पूरी बॉडी है, मान लीजिए ये पूरी बॉडी है। ठीक है, दो बॉडी हो गई, यहाँ पे अपने को क्या करना है, ऑपरेशन करना है, या यहाँ पे ऑपरेशन करना है। ठीक है, दोनों में एक सेम कंडीशन है, लेकिन अपने को क्या करना है, जनरल का मतलब हो गया यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, यानी पूरी बॉडी को सुन कर दिया, पूरी बॉडी यानी संपूर्ण या कंप्लीट बॉडी को क्या कर दिया, सुन कर दिया, यानी एनेस्थेटिक कर दिया। ठीक है, सुन कर दिया। और यहाँ पे जनरल में क्या करते हैं या लोकल में क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, इसके चारों तरफ ही अपने को लगाना होता है, इसके चारों तरफ इंजेक्शन लगाएंगे और इसी पार्ट को क्या करेंगे, सुन करेंगे। ठीक है, इसी पार्ट को क्या करेंगे, सुन, यानी लोकल एनेस्थीसिया में सिर्फ और सिर्फ जिस पार्ट को, मान लीजिए ये अंगुली अपने को काटनी है, तो यहाँ पे इस अंगुली के चारों तरफ ही अपने को क्या करना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया में लगाना पड़ता है इंजेक्शन। ठीक है, इसी अंगुली को या इस हाथ को सुन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर जनरल की बात करते हैं तो जनरल में पूरी बॉडी को सुन करना पड़ता है। अब नुकसान क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसमें एक तो अगर डोज अगर ज्यादा भी लग जाए तो नुकसान वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए डोज ज्यादा लग गई,
ज्यादा लग गई तो इसमें क्या होता है, अगर 2 से 3 घंटे में 2 से 3 घंटे के अंदर होश आना होता है, यानी सुन उतरनी होती है या सुन कम होनी है या एनेस्थीसिया का जो प्रभाव है कम होना होता है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, 3 से 4 घंटे में हो जाएगी या फिर 4 से 5 घंटे में हो जाएगा। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जनरल में अगर बात करें तो मान लीजिए 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इतनी डोज यानी फिक्स डोज होती है इसकी, अगर उतनी डोज देनी है और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसका क्या करना होता है, एनेस्थीसिया का जो प्रभाव वो कम होना होता है। लेकिन होता क्या है, अगर इसमें डोज यानी जनरल एनेस्थीसिया में अगर डोज ज्यादा दे दी जाती है, वो पशु शोक में चला जाता है और पशु शोक में चला जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये नहीं कह रहा होती है, लेकिन हो सकती है, ज्यादा चांस होते हैं होने की, ठीक है, यानी जो मौत है उसकी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें अगर डोज की जगह मान लीजिए 15 ml इसमें लगाते हैं, 15 ml इसमें लगाते हैं, इसकी जगह मान लीजिए 20 ml लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे तो सुन हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरा शरीर मतलब एकदम नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 5 ml लगाना है और 5 की जगह 10 ml लगा दिया हमने, तो यहाँ पे डबल मात्रा हो गई और पूरा जो बेहोश है पूरी बॉडी बेहोश हो जाती है और हो सकता है इसमें शोक में चला जाए पशु, और शोक में चलने से उसकी मौत भी हो सकती है। ये एक नुकसान होता है, ठीक है, जनरल का और लोकल का। ये मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसका जो इंजेक्शन है वो किस प्रकार का लगता है, यानी जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार का लगाता है। तो देखिए 2 प्रकार का इंजेक्शन लगता है, एक होता है लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब देखिए दोस्तों, एक होता है लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एक होता है इंटरकोक्सिजियल, सेकंड होता है इंटरकोक्सिजियल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक होता है लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लोअर का मतलब नीचे की तरफ, अपर का मतलब ऊपर की तरफ, लोअर का मतलब नीचे की तरफ, यानी लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये आप एक जो वर्ड है उसको समझने की कोशिश करो, लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और यहाँ पे इंटरकोक्सिजियल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब देखिए दोस्तों, लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो किसके बीच में लगता है। एक सिंपल शब्द में देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्टिब्रा कितनी होती है, यानी कशेरुका कौन कौन सी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है सैक्रल, सर्वाइकल, कौन सा होता है, सर्वाइकल को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, सर्वाइकल होगी। उसके बाद में थोरेसिकल होगी, ठीक है, उसके बाद में लंबर होगी, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। फिर होगी सैक्रल, लंबर सैक्रल और कोक्सीजियल, ये हो गई। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी सर्वाइकल, थोरेसिकल, लंबर सैक्रल, कोक्सीजियल। अब देखिए अपने को करना क्या है, पूंछ को काटना है, यानी पीछे वाला जो पशु का पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या करना होता है, काटना होता है, ठीक है, यानी पूंछ को काटना है। तो ये वाले जो पार्ट है, ये वाले सिजेरियन के टाइम में काम लेते हैं, या आगे वाले जो पार्ट है उसको ऑपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो पिछले पैर या फिर क्या कहाँ पे पूंछ है उस वाले भाग पे ऑपरेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला जो जो लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो इसके बीच में लगता है, यानी कौन सा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे सैक्रल और कोक्सीजियल, यानी सैक्रल लास्ट यानी अंतिम, सैक्रल और कोक्सीजियल फर्स्ट के मध्य ये लगता है। आप यहां पे देख सकते हो सैक्रल लास्ट और कोक्सीजियल फर्स्ट के मध्य कौन सा इंजेक्शन लगता है, लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। सेकंड है इंट्राकोक्सीजियल जो एनेस्थीसिया। अब देखिए इसका जो सैक्रल है वो लास्ट आ गई, कोक्सीजियल फर्स्ट आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोक्सीजियल फर्स्ट से लेकर और कोक्सीजियल सेकंड के मध्य इसको लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे को मैं समझाने की पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए पूरी बॉडी है, पूरा शरीर है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट हो गए सारे के सारे, ये पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे थोड़े से सर्वाइकल, सोरेक्सल, लंबर सब स्टार्ट हो गए। ये मान लीजिए सैक्रल है, ये वाली जो है वो सैक्रल है। अब सैक्रल के बाद में कोक्सीजियल आएगा, यानी सी कोक्सीजियल आ गए, ये सी फर्स्ट, ये C2, ये C3, ये C4, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। ये लास्ट है, मान लीजिए ये S4, S5 है, मान लीजिए लास्ट है। अब देखिए ये वाला जो इंजेक्शन है लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो इस और इसके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में लगाया जाएगा। इन दोनों जो जॉइंट है या वर्टिब्रा है, इनकी दोनों के बीच में जो जोड़ होता है इसके बीच में यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से लगाया जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा, क्योंकि सर्वाइकल लास्ट और कोक्सीजियल फर्स्ट हो गया। लेकिन जो इंटर कोक्सीजियल जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो इंटर का मतलब हो गया 2
दो जो कॉक्सिजेल है उनके मध्य, यानी फर्स्ट और सेकंड के मध्य भी लगाया जा सकता है, सेकंड और थर्ड के मध्य भी लगाया जा सकता है, थर्ड और फोर्थ के मध्य भी लगाया जा सकता है। वो आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है कि जो गैंग्रीन है या पूंछ काटना कहां से है, उससे 2 या 3 वर्टिब्रा ऊपर से लगाया जाता है, ठीक है। वो आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाती है वो कॉक्सिजेल फर्स्ट और सेकंड को दी जाती है, और लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसमें सर्वाइकल और कॉक्सिजेल फर्स्ट को दी जाती है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। मैं आशा कर रहा हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां पे होता है और कब कब होता है, इसके बारे में काफी सारे बच्चों के कमेंट आए थे, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी का जो निर्माण है वो अलग अलग पशुओं के अंदर या अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग तरीके से होता है या अलग अलग पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो आरबीसी का निर्माण आरबीसी का जो निर्माण है वो अलग अलग पशुओं में या अलग अलग जानवरों में या अलग अलग जो सिचुएशन होती है, जैसे भ्रूण के अंदर कहां पे होता है, भ्रूण के बाद में जो बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर कहां पे होती है, और बच्चा जन्म लेता है वयस्क होता है, वयस्क के बाद में जो बुढ़ापा यानी बूढ़ा होता है या उम्र ओल्ड होता है, उस टाइम जो आरबीसी का निर्माण कहां पे हो या कौन से अंग के अंदर होता है। देखिए दोस्तों, पहले होगा भ्रूण। भ्रूण के अंदर कहां पे होगा, वयस्क या जन्म के बाद कहां पे होगा, और बुढ़ापे में या ओल्ड कंडीशन आती है तब कहां पे होता है। देखिए दोस्तों, तीनों जगह या 3 स्थान हो गए, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों ही सिचुएशन में अलग अलग जगह आरबीसी का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी का जो निर्माण है वो भ्रूण के अंदर होता है। पलीहा, आपने सुना होगा, स्प्लीन यानी पलीहा के अंदर होता है भ्रूण के समय, यानी जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है या फीटस होता है, तो उस टाइम क्या होता है, मान लीजिए 9 महीने टाइम तक क्या होता है, स्प्लीन के अंदर यानी भ्रूण के अंदर, स्प्लीन के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, यानी स्प्लीन यानी पलीहा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो कहां पे होती है, रेड बोन मेरो, यानी अस्थि, जो लाल अस्थि मज्जा है, लाल अस्थि मज्जा, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन वो रियल में अगर लाल, हरा, ब्लैक, व्हाइट जो भी ऑप्शन में दे दे तो ये होगा लाल अस्थि मज्जा, यानी रेड बोन मेरो, ठीक है, रेड बोन मेरो, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, वयस्क या जन्म के बाद में, वयस्क तक, ठीक है। अगर बुढ़ापे की बात करते हैं तो स्पंजी जो भाग होता है वहां पे होता है, स्पंजी भाग में ये बुढ़ापे के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। अब देखिए, तीनों कंडीशन है वो अलग अलग है। भ्रूण के अंदर स्प्लीन और पलीहा के अंदर होता है, जो वयस्क है जन्म के बाद में लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मेरो के अंदर होता है, उसके बाद में बुढ़ापे यानी ओल्ड यानी बूढ़ा हो जाता है। पशु की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस बॉडी की यानी मनुष्य की बात करते हैं, तो स्पंजी जो पार्ट है वहां पे इसका निर्माण होता है। ये आप लोग को समझ में आ गई। ये हम बात कर रहे थे आरबीसी का, यानी आरबीसी का जो अलग अलग जो सिचुएशन है, अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो कहां पे उत्पन्न होती है या कहां पे नहीं होती है, ये आप लोग को मैंने बता दिया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, सर्जरी का जो पार्ट चल रहा है। अब बात कर लेते हैं एनाटॉमी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए थे यहाँ पे, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो अस्थियां हैं यानी बोन्स है वो अलग अलग पार्ट के अंदर कहां पे पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर पाद की जो अस्थियां हैं या जो जॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो पश्चपाद की जो अस्थियां हैं या फिर जॉइंट है यानी बोन्स है या जॉइंट है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर इतना मैटर मिल जाएगा आप लोगों को, शायद हो सकता है 15 दिन क्लास ले आप तो भी उतना मैटर एक क्लास के अंदर नहीं मिल सकता। यानी 30 से 40 या 1 घंटे की जो मैक्सिमम जो क्लास होगी इसमें आपको इतना मैटर मिल जाएगा, हद से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर पाद की जो अस्थियां है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी फोर लैम बोन, या कह सकते हैं अगर पाद की हड्डियां, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर पाद की जो हड्डियां हैं वो मुख्य रूप से कितनी होती है, 6 होती है। मुख्य रूप से कितनी होती है, 6 होती है। लेकिन एक जो अस्थि होती है रेडियस
अल्ना, रेडियस और अल्ना वो एक मिक्स होती है, लेकिन मिक्स नहीं होती है रियल में। मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट विस्तृत रूप से बताऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों। सॉरी। देखिए दोस्तों, स्केपुला होता है, पहली जो बोन है वो है स्केपुला। पहली जो बोन है, यहां पे नाम लिख देता हूं, स्केपुला, ठीक है। सेकंड जो बोन होती है इसके नीचे, यानी स्केपुला के जस्ट नीचे कौन सी बोन होती है, वो होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। थर्ड जो बोन होती है वो होती है रेडियस और अल्ना, रेडियस व अल्ना, ठीक है। थर्ड हो गई। उसके बाद में आती है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। 4 नंबर पर आती है कार्पल्स, कार्पल्स, कार्पल्स के जस्ट नीचे आती है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और 6 नंबर जो होती है वो अंगुलिस्थियां या फिर कह सकते हैं फ्लेंजेस, फ्लेंजेस या अंगुलिस्थियां, अंगुलिस्थियां होंगी, ठीक है। ये 6 जो बोन है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आप लोग को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, और जो जॉइंट है वो भी हम समझ सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले जो ह्यूमरस है यानी स्केपुला है, स्केपुला जो बोन होती है वो इस प्रकार से होती है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्रोमिन जो प्रोसेस है वो भी निकला होता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कौन सी बोन होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस इसके नीचे ऐसे लगी होती है, ठीक है। ये ह्यूमरस हो गई, ह्यूमरस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टेढ़ा बना रहा हूं ताकि आप लोग को पता चल सके, आसानी से पूरा डायग्राम भी बना सके, ठीक है। अब रेडियस अल्ना हो गई। उसके बाद में कौन सी बोन हो गई, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना है वो इस प्रकार से होती है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होती है। यहाँ पे रेडियस आ गई और यहाँ पे अल्ना आ गई। ये अल्ना हो गई, ये वाली अल्ना है और ये रेडियस है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा चेंज करते हूँ, कलर चेंज करके, ये आप लोग को पता चल जाना चाहिए। ये वाली अल्ना है और ये वाली रेडियस है और ये वाली अल्ना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स की। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स है वो देखिए, कार्पल्स इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ये होती है कार्पल्स, ठीक है। यानी टुकड़ों के बीच में ये वाला जो जॉइंट होता है ये कार्पल्स का बना होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है मेटाकार्पल्स का। तो मेटाकार्पल्स थोड़ी स्टिक और लंबी होगी, यानी पतली होगी, तो इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी मेटाकार्पल्स। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा हो। उसके बाद में जो फ्लेंजेस है वो होती है इस प्रकार से, 1 2 और 3, ये फ्लेंजेस हो गए। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को दिखाई दे रहा, अच्छे से दिखाई दे रहा है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों की तीनों चीजें हो गई। अब मैं हड्डियों के जो नाम है वो लिख देता हूं यहाँ पे कि कौन कौन सी हड्डी होगी और कहाँ पे पाई जाती है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए स्केपुला जो हड्डी है, ये वाली जो स्केपुला हड्डी होती है हमारी, उसके बाद में ह्यूमरस हड्डी है ये वाली, ये ह्यूमरस ये हो गई। उसके बाद में रेडियस, कौन सी रेडियस और अल्ना है वो ये वाली हो गई, ठीक है। ये वाली जो पार्ट है यहाँ से कोहनी से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में कार्पल्स होती है, ये वाली जो जॉइंट होता है यहाँ से कलाई होती है, वो कहाँ पे होती है, कार्पल्स में। मेटाकार्पल्स की बात करते हैं तो ये वाले जो मेटा यानी कार्पल सेल और फ्लेंजेस के बीच में जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, मेटाकार्पल्स का, ठीक है। उसके बाद में फ्लेंजेस ये हो गई, फ्लेंजेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये 3 जो जॉइंट होते हैं हमारे, वो तीनों के तीनों हो गए फ्लेंजेस के। अब देखिए ये हो गई स्केपुला, सबसे पहले होती है स्केपुला, ये वाली स्केपुला, स्केपुला होगी। उसके बाद में सेकंड है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस होगी, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। उसके बाद में ये हो गई रेडियस, रेडियस, और ये वाली हो गई अल्ना, अल्ना, ठीक है, ये अल्ना हो गई। उसके बाद में ये हो गई कार्पल्स, ये कार्पल्स हो गई। उसके बाद में ये हो गई मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। उसके बाद में फ्लेंजेस, ये तीनों की तीनों क्या हो गई, फ्लेंजेस हो गई, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये फ्लेंजेस कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हो गई। अब बात कर लेते हैं जॉइंट की, यानी कौन कौन से जॉइंट कहां पे पाए जाते हैं, ये आप लोग को मैं बता देता हूं, ताकि ये इसको मिटाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जॉइंट के जो नाम है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला जो जॉइंट होता है वो होता है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किसके मध्य पाया जाता है, देखिए दोस्तों, ये वाला जो जॉइंट है ये होता है
शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कहाँ पे पाया जाएगा? पहला जो जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट। देखिए ये पाया जाएगा स्केपुला और ह्यूमरस के मध्य। आप लोग मुझे बताइए शोल्डर जॉइंट पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। सेकंड जो जॉइंट है, मान लीजिए इसके बीच में जो पाया गया वो कौन सा जॉइंट हो गया? शोल्डर जॉइंट, यानी 1 नंबर दे देता हूं इसको, ये वाला 1 नंबर जॉइंट है यानी शोल्डर जॉइंट है। सेकंड जो जॉइंट है वो होता है एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट मुझे बताइए आप लोग कहां पे पाया जाएगा? ये वाला जॉइंट तो हो गया शोल्डर, उसके बाद में एल्बो जॉइंट यहां पे पाएगा, यानी ये वाला जो जॉइंट है वो इसके बीच में होगा। कौन कौन सी हड्डियां? एक ह्यूमरस है और एक रेडियस है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना के मध्य जो जॉइंट पाया जाएगा वो पाया जाएगा एल्बो जॉइंट। उसके बाद में जो थर्ड जॉइंट है वो है हमारा नी जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? नी, नी जॉइंट। ये वाला जो नी जॉइंट है वो कहां पे पाया जाएगा? रेडियस और कार्पल्स के मध्य, यानी 3 नंबर जो है हमारे यहां पे पाया जाएगा, 3 नंबर। यानी देखिए नी जॉइंट है वो है रेडियस और कार्पल्स के मध्य पाया जाएगा। उसके बाद में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं पाया जाता है, लेकिन जॉइंट जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरकार्पल्स जॉइंट, यानी दोनों कार्पल्स के मध्य हैं, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के मध्य है, तो इसलिए हम बोलते हैं इंटरकार्पल्स जॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस है, उसके बीच में एक जॉइंट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं फेटलॉक जॉइंट, यानी 4 नंबर हो गया फेटलॉक, फेटलॉक। 5 नंबर जो जॉइंट है वो होता है पेस्टनर, पेस्टनर, ठीक है। 6 नंबर जो जॉइंट होता है वो होता है कॉफिन। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कहां पे पाया जाता है 6 नंबर और 5 नंबर कहां पे पाया जाता है पेस्टनर जॉइंट। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो फेटलॉक जॉइंट है ये मेटाकार्पल्स और फेस्ट फ्लेंजेस के मध्य पाया जाता है, यानी मेटाकार्पल्स और फेस्ट फ्लेंजेस के मध्य, यानी 4 नंबर जॉइंट हो गया। फर्स्ट और सेकंड जो फ्लेंजेस है उसके मध्य 5 नंबर जो जॉइंट है यानी पेस्टन जॉइंट पाया जाएगा। कॉफिन जॉइंट है वो 2 नंबर और 3 नंबर फ्लेंजेस के मध्य पाया जाएगा, यानी 6 नंबर जो जॉइंट है वो यहाँ पे पाया जाएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लेंजेस, सेकंड फ्लेंजेस और थर्ड फ्लेंजेस आप लोग को दिखाई दे रही होगी, मैं आशा कर रहा हूँ कि सारी चीजें दिखाई दे रही है। ये सारा का सारा ये खेल हो गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेपुला, उसके बाद ह्यूमरस हड्डी आती है, रेडियस अल्ना आती है, कार्पल्स आती है, मेटाकार्पल्स आती है, फ्लेंजेस आती है। फ्लेंजेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 होती है। तीनों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुई, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद में स्केपुला है, स्केपुला और ह्यूमरस के मध्य एक जॉइंट होता है, उसका नाम होता है शोल्डर जॉइंट। सेकंड, ह्यूमरस और रेडियस यानी रेडियस अल्ना के मध्य एक जॉइंट होता है, उसका नाम होता है एल्बो जॉइंट। अब देखिए, रेडियस अल्ना और कार्पल्स के मध्य जो जॉइंट होता है वो होता है नी जॉइंट। अब कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में एक मुख्य रूप से कोई जॉइंट नहीं होता है, लेकिन उस जॉइंट का नाम होता है इंटरकार्पल्स जॉइंट, ठीक है, इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में मेटाकार्पल्स और फर्स्ट जो फ्लेंसेस यानी अंगुलिस्तियां हैं, पहली जो अंगुलिस्तियां यानी ये वाला जॉइंट है, इस जॉइंट के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है जोड़, उसको कहते हैं फेटलॉक जॉइंट। और फर्स्ट और सेकंड यानी ये वाला जो जॉइंट है, ये देखिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड के मध्य जो पाया जाएगा यानी फ्लेंजेस के मध्य पाया जाएगा वो पाया जाएगा पेस्टनर जॉइंट। और सेकंड और थर्ड के मध्य जो ये वाला जो जॉइंट पाया जाएगा वो होता है कॉफिन जॉइंट। ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही है, मैं आशा कर रहा हूँ। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पे बने रहे, ताकि आप लोग को जो जानकारी है यहाँ, ये ऑथेंटिक जो जानकारी है वो मिल सके, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी मैटर मिल रहा है आप लोग पढ़ के जरूर जाइए, ताकि जो भी आगे भविष्य में आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ पे भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पश्चपाद के बारे में, कि पश्चपाद की जो यानी हाइंड लेब्स है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यानी पश्चपाद की जो भी हड्डी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पश्चपाद की हड्डियां, पश्चपाद की हड्डियां, पश्चपाद की हड्डियों की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी कितनी हड्डियां होती है? 6 मुख्य रूप से हड्डियां होती है। कौन कौन सी हड्डी होती है? पहली हड्डी होती है हिप बोन, हिप बोन, हिप बोन, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। सेकंड जो हड्डी होती है वो होती है फीमर, फीमर, फीमर बोन। थर्ड हड्डी होती है, वहां पे रेडियस अल्ना थी, यहाँ पे कौन सी होगी? यहाँ पे हो गई टिबिया फिबुला, टिबिया और फिबुला, टिबिया फिबुला। 4 नंबर जो हड्डी है वो होती है, वहां पे कौन सी थी? कार्पल, यहाँ पे टार्सल, यहाँ पे कौन सी होगी? टार्सल, टार्सल। और यहाँ पे 5 नंबर जो हड्डी है टार्सल के बाद ही वहां पे फर्स्ट जो आगे वाले पैर थे उसके अंदर कार्पल थी, तो यहाँ पे टार्सल है। यहाँ पे
टार्सल के बाद में कौन सी आएगी? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, ये आप लोग को ध्यान है। 6 नंबर जो है वो है फ्लेंजेस यानी अंगुलिस्तियां। ठीक है, अंगुलियां, या कह सकते हैं अंगुली वाला जो पॉइंट होता है यानी खुर वाला जो भाग होता है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा और पूरा दिखा देता हूं आप लोग को बना के, ताकि आपके भी कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, और जितनी भी जानकारी यहाँ से मिल रही है वो महत्वपूर्ण मिल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हिप बोन है सबसे ऊपर की तरफ पाई जाती है। यहाँ पे जो कमर वाला जो पार्ट होता है, कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, हमारे ह्यूमन की बात करते हैं तो हिप बोन का पार्ट होता है। ठीक है, और हिप बोन की बात करते हैं तो इस प्रकार की बोन पाई जाती है, देखिए इस प्रकार की। ठीक है, और यहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है यानी एक जॉइंट पाया जाता है। वो जॉइंट कहाँ पे मिलता है? वो जॉइंट मिलता है फीमर है उसके साथ। ठीक है, ये इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, ये फीमर हो गई। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है, ये इसके अंदर आ जाता है और ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये फीमर हो गई, ऊपर वाली हिप बोन हो गई। सॉरी दोस्त, ये इसके अंदर हो गई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, टीबिया और फिबुला है। तो टीबिया और फिबुला कहाँ पे पाई जाती है? इसके फीमर के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है और थोड़ी सी इस प्रकार से चौकोर प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है, और यहाँ पे फिबुला पाएगी, ये यहाँ पे फिबुला होती है। ठीक है, ये फिबुला हो गई, और फिबुला के बाद में कौन सी आएगी? टार्सल आएगी। तो टार्सल क्या होती है? ये वाले जो पार्ट होता है ये होता है। तो टार्सल भी आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, टार्सल इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी टार्सल। ठीक है, यानी इस पूरे स्थान को चौकोर बना देगी। ठीक है, ये वाला जॉइंट हो गया। उसके बाद में टार्सल के बाद आती है मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल थोड़ी बड़ी होगी, मेटाटार्सल क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी होगी, इस प्रकार से ये मेटाटार्सल होगी। मेटाटार्सल के बाद में कौन सी आती है? फ्लेंजेस। और कितनी होती है फ्लेंजेस? 3 होती है, 1 2 और ये 3। ये खुर वाली संरचना होती है। ठीक है, पिछले पैरों की खुर वाली संरचना, ये अच्छे से बना है। तो पहली जो हिप बोन है, हिप बोन। ठीक है, सेकंड होती है फीमर हो गई। थर्ड होगी टीबिया और फिबुला। ये टीबिया है, टीबिया, ये फिबुला है। ठीक है, एफ लिख देता हूं यहाँ पे, फिबुला हो गई। ये टार्सल है, ये वाली जो बोन है ये टार्सल है, पूरी की पूरी टार्सल हो गई। ये वाली जो है मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल। ठीक है, एमटी से लिख देता हूँ। मेटाटार्सल के बाद में अंगुलिस्तियां हो गई। अंगुलिस्तियां की बात करें तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और थर्ड अंगुलिस्तियां ये हो गई। यानी ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, मैं आशा कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसका जो जॉइंट है वो कहाँ पे, कौन सा जॉइंट पाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि, फिर से बता दूं, ये हिप बोन है, जो हमारी जो कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, पैरों को स्टार्ट जो पार्ट होता है वो हिप बोन होता है। हिप बोन के बाद में होता है फीमर के बाद में टीबिया फिबुला आती है, टीबिया फिबुला के बाद में आती है टार्सल के बाद में मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद में आती है अंगुलिस्तियां जो 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं वो आप लोग को समझने हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा है हिप बोन और फीमर्स के मध्य एक जॉइंट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं, कौन सा जॉइंट कहा जाता है? हिप जॉइंट कहा जाता है। कौन सा जॉइंट? हिप जॉइंट। तो यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए दोस्तों, हिप जॉइंट। इंपॉर्टेंट बात है कि हिप बोन के साथ ये हिप बोन है और ये यहाँ पे पाई जाने वाला हिप जॉइंट है। सेकंड जो जॉइंट होता है वो होता है हमारा, कौन सा होगा आप लोग मुझे बताइए? स्टेफाइल जॉइंट। स्टेफाइल जॉइंट, ठीक है, स्टेफाइल जॉइंट हो गया, ये एफ है। ठीक है, स्टेफाइल जॉइंट हो गया। थर्ड जो हमारा है वो होता है टार्सल या हुक जॉइंट। टार्सल या हुक जॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसको ज्यादातर हुक जॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, 4 नंबर जो जॉइंट है हमारा वो है फेटलॉक जॉइंट। 5 नंबर जो जॉइंट है वो है पेस्टनर जॉइंट। 6 नंबर जो है वो है कोफिन जॉइंट। ठीक है, ये हमारे हो गए पूरे के पूरे। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन सा जॉइंट कहाँ पे पाया जाएगा। देखिए, हिप जॉइंट है वो हिप बोन और फीमर के मध्य पाए जाते हैं। इन दोनों के मध्य पाए जाने वाला जो जॉइंट है वो कौन सा है? हिप जॉइंट। ये वाला हिप जॉइंट हो गया। ठीक है, ये हिप जॉइंट होगा,
हिप जॉइंट, ठीक है, ये हिप जॉइंट है। उसके बाद में फीमर और टिबिया यानी टिबिया फिबुला के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है, ये वाला जो जॉइंट है वो हो गया स्टेफाइल जॉइंट, यहाँ पे स्टेफाइल जॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में टिबिया और टार्सल के मध्य ये वाला जो जॉइंट पाया जाता है वो होता है टार्सल या हुक जॉइंट, यानी ये हो गया हुक जॉइंट, ये हुक जॉइंट होगा। उसके बाद में फेटलॉक जॉइंट पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे टिबिया टार्सल या मेटाटार्सल के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है उसे कहते हैं इंटर टार्सल या इंटर मेटाटार्सल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेटाटार्सल और फ्लेंजस फेस्ट के मध्य ये वाला जो जॉइंट पाया जाता है दोस्तों, ये होता है फेटलॉक जॉइंट, फेटलॉक, ठीक है। ये फेस्ट यानी सेकंड, फेस्ट और सेकंड के मध्य जो पाया जाता है वो होता है ये पेस्टनर जॉइंट, ठीक है। और सेकंड और थर्ड के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है वो होता है कोफिन जॉइंट, ये हमारे यहाँ पे हो गए कंप्लीट जॉइंट। यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिप बोन है, हिप बोन के साथ फीमर के बाद में टिबिया फिबुला के बाद में टार्सल के बाद में मेटाटार्सल के बाद में ये फ्लेंजेस हो गए, तीनों के तीनों, ठीक है। फ्लेंजेस में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट फ्लेंजेस, सेकंड फ्लेंजेस और थर्ड फ्लेंजेस, ठीक है। ये होगा हिप बोन के और फीमर्स के मध्य एक जॉइंट पाया जाता है, हिप जॉइंट के नाम से जाना जाता है। हिप यानी फीमर और टिबिया फिबुला के मध्य एक जॉइंट होता है, वो स्टेफाइल जॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। टिबिया फिबुला के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है, यानी टिबिया फिबुला और टार्सल के मध्य एक जॉइंट पाया जाता है, उसका नाम है हुक जॉइंट, ठीक है। और टिबिया और टार्सल, मेटाटार्सल के मध्य, टार्सल और मेटाटार्सल के मध्य एक जॉइंट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरटार्सल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में मेटाटार्सल और फर्स्ट फ्लेंजेस के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है उसे कहते हैं फेटलॉक जॉइंट। और फर्स्ट और सेकंड के मध्य जो पाया जाता है वो पेस्टनर जॉइंट, सेकंड और थर्ड के मध्य पाया जाता है उसे कोफिन जॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और लास्ट और अंतिम होने वाला है हमारा। तो देखिए दोस्तों, एक होता है बोन प्लस बोन, यानी हड्डी और हड्डी जुड़ के क्या बनाती है, हड्डी और हड्डी जुड़ के बनाती है, देखिए दोस्तों, हड्डी और हड्डी जुड़ के बनाती है स्नायु यानी लिगामेंट, स्नायु या लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। अब बोन प्लस मसल्स, यानी बोन के साथ मसल जुड़ गई तो क्या बनाएगा, कंडरा या कह सकते हैं इसको टेंडन बनेगा, ठीक है। और अगर अस्थियां प्लस उपास्थियां जुड़ेगी तो क्या बनाएगा, वो बनाएगी स्टर्नम का निर्माण करेगी। ये तीनों ही चीज महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अगर बोन यानी ये हिप बोन और फीमर दोनों के मध्य जो जॉइंट बन रहा है वो स्नायु या लिगामेंट होता है, ठीक है। ये हिप बोन तो बन रहा है लेकिन किस प्रकार का है, लिगामेंट प्रकार का, ठीक है। अगर बोन और मसल्स यानी फीमर है, फीमर के पास में यहाँ पे मसल कोई है, यहाँ पे ये मसल है, तो ये वाले जो जॉइंट बनेगा, ये यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा वो जॉइंट कौन सा, कंडरा और टेंडन के नाम से जाना जाता है। अस्थियां और उपास्थियां अगर मिलती है तो स्टर्नम का निर्माण करती है, ठीक है। ये हो गए हमारा पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो भी है, सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि जो अप्रिशिएट आप मुझे कर रहे हो या आपको मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए आप लोग के बने रहे हमारे चैनल के साथ। और YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर पहले से बने हुए हो आप लोग और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि काफी सारे लोग यानी स्टूडेंट है वो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।